आज का हमारा टॉपिक है जी डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है जी। फ्रॉम द जनरल रिएक्शन, एक हम जनरल रिएक्शन लिखेंगे, उससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव कैसे करते हैं, ये टॉपिक अगर आपको समझना है तो सबसे पहले इससे प्रीवियस लेक्चर जो है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, उसको आपने अच्छी तरह समझना है, तब जाके ये लेक्चर आपको समझ आएगा। अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर सुनना शुरू कर देंगे तो आपको ये लेक्चर हो सकता है समझ ना आए, बल्कि 70% चांसेस हैं कि आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन बुनियादी तौर पे इस पे यूज हो रहा है हर सब्जेक्ट में, हर स्टेप में। तो सबसे पहले आपको लॉ ऑफ मास एक्शन क्या करना है, क्लियर करना है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का जो लिंक है वीडियो का, वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब भी आपने इस टॉपिक को स्टडी करना है तो सबसे पहले क्या करना है, लॉ ऑफ मास एक्शन स्टडी करना है। तो आप लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन समझ लिया है, इसीलिए हम इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैं ये टॉपिक समझाता हूँ। देखिए, ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है जिसमें A है और क्या है, B है, आपस में मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट C और D। ठीक है जी। अब फर्क क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन की इक्वेशन से और इसकी इक्वेशन में? सिर्फ A के कितने मोल्स उसने लिए हैं, A मोल्स। A के कितने मोल्स लिए हैं, यानी अगर 4A है, क्या है जी, 4A, तो ये स्मॉल a से मुराद वो 4 है, वो क्या है, 4। हम इक्वेशन बैलेंस करने में लिखते थे ना, 2H2 प्लस O2, क्या लिखते थे जी, 2H2O, ये लिखते थे ना। अब ये हाइड्रोजन के साथ 2 है, तो ये A की क्या है, इसके साथ स्मॉल a है, इसकी A की जो आपके पास मोल्स हैं वो कितने हैं, स्मॉल है। B के क्या हो जाएंगे, स्मॉल B, C के क्या हो जाएंगे, स्मॉल C, D के क्या हो जाएंगे, स्मॉल। कोई परेशानी वाली बात? बस अगर आपको यही एक्सप्रेशन हमने वैसे ही लिखना है जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने लिखा था। हमने कहा था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू हाँ जी, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, directly proportional to rate of forward reaction is directly proportional to active masses of to the product of active masses of reactive substances। समझ आइए? अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को डायरेक्ट यूनिट टू RF समझ आ गई। लॉ ऑफ मास एक्शन जिन्होंने नहीं समझा वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि उनको ये वीडियो ये टॉपिक समझ ना आए। पहले लॉ ऑफ मास एक्शन समझे, जिसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of A and B। ठीक हो क्या? अब ये जो समान है लिखा हुआ है, इसको क्या लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं A के, और B को क्या लेते हैं, इसके ऊपर। ये क्या है, कंसंट्रेशन है A और B की। इसकी कंसंट्रेशन को क्या रखते हैं, रेज टू द पावर, हम पावर में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, पावर में क्या कर लेते हैं। अब सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, सिमिलरली rate of reverse reaction directly proportional to the product of C D, और इधर C इधर D। अब क्या आएगा, एट इक्विलिब्रियम क्या आएगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या हो जाएगा, RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये हम लिख रहे हैं ना। अब क्या लिखेंगे जी, इसकी वैल्यू A की पावर स्मॉल a, B स्मॉल b इज इक्वल टू, ये तो हमने सॉरी लिखा नहीं है, इसका वो तो खत्म किया नहीं है। हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खत्म करने के लिए क्या लिख सकते हैं, RF इज
इक्वल टू इसकी जगह क्या लिखेंगे KF into A raised to the power A B raised to the power small b। इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खत्म करने के लिए हम लिख सकते हैं R is equal to KR is equal to C raised to the power small c D raised to the power small d। ठीक हो गया जी। अब RF और RR की वैल्यूज लिख दो। आपके पास ये KF इधर क्या आ जाएगा KR C raised to the power small c D raised to the power small d। समझ आ गई? अब KR को नीचे ले आओ और इसको उधर नीचे ले जाओ। ऐसे ही करते थे ना आप मैथ सेक्शन में। अब यहाँ हम लिख लेते हैं KF over KR is equal to C D इनकी पावर स्मॉल c D। इधर क्या आ जाएगा A B। अब ये किसके बराबर होता है KC के। ऐसे ही हमने पढ़ा है। तो KC बराबर आ जाएगा C raised to the power C D raised to the power small d। ये क्या आ जाएगा A raised to the power B raised to the power small d। तो ये क्या आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं? मैंने आपको पढ़ाई थी लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्टिव masses ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट्स। यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना। बुक ओपन करें, अभी आप कहेंगे सर हमारे तो दो टॉपिक क्लियर हो गए। पेज नंबर 7 नीचे देखें डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। ये लिखा हुआ है, ये जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है जी। आपने सिर्फ ऐसे लिखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ सेक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फिर अकॉर्डिंग सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये सीधा अगले टॉप आते जाए। देखें अब आखिरी स्टेप देखें KC is equal to आखिरी स्टेप देखें लिखा हुआ है KC is equal to C raised to the power C D raised to the power D और A raised to the power A और divided by B raised to the power B। ये लिखा हुआ है। अब ये KC क्या है? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ आई है नहीं? आसान है ना? लॉ ऑफ मैथ सेक्शन तैयार कर लो, आगे काम आसान होता जाएगा। अब अगले टॉपिक देखें 9.3 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। ठीक है जी। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ रिएक्शंस लेते हैं, हम उनका KC लिखते हैं। हम उनका क्या लिखते हैं? KC लिखते हैं। फिर जाके हम इसको क्या करेंगे? पहले इसकी डेफिनेशन देख लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन देख लो ताकि आपको बाद में फिर मुश्किल ना लगे। 9.3 में पहली लाइन वो कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रेशियो है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। एक वर्ड का इजाफा किया है उसने, रेज टू द पावर। रेज आप एक्टिव मैसेज भी लिख सकते हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एक्टिव मैसेज इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन भी वही बात है, एक्टिव मैस भी वही बात है। मैंने आपको कहा एक्टिव मैस के, लेकिन उसने कहा रेज्ड टू द पावर। पावर ऊपर लिखो, रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को किस में लिख दो? पावर में। ये कोफिशिएंट था ना, तो कोफिशिएंट को किस में लिखो? रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टू द, आगे देखो, टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ reactants to the product of concentration of reactants raised to the power of is expressed as हाँ जी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही है। तो डेफिनेशन की समझ आ गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की?
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब ये आसान है, बहुत आसान है, लिख लोगे आप लोग? जी, sir. पहले ये लिखना है या मैं दो इक्वेशंस आपको समझा दूं कैसे लिखना उनका, ये साफ कर दो। ये आ जाएगा ना, उसी तरह का ही है, सेम आपको उसके ऊपर एक भी चीज लगाते जाना है, ठीक है। अब मैं इसको साफ करता हूँ, मैं कुछ रिएक्शन के क्या करता हूँ जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखता हूँ। पहला रिएक्शन देखें, हमारे पास है पहला रिएक्शन, ये आपके पास अब असल काम शुरू हो रहा है, आसान है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बस अभी आपको ऐसे समझ ले, टॉपिक समझ आ गए भाई। ये अब जो एग्जाम में पूछता है वो ये चीज पूछता है भाई, Kc लिखो इस रिएक्शन का। देखो N2 ठीक है प्लस O2, ये रिएक्शन उसने दिया हुआ होगा, ठीक है, 2NO, वो कहते हैं इसका क्या लिखो, Kc लिखना मुश्किल है, हैं? आपने Kc क्या पढ़ा हुआ है? Kc कैसे होता है? इक्विलिब्रियम Kc किसका? प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट क्या? C और D, प्रोडक्ट का C और D, प्रोडक्ट का क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट ले लेते हैं, टू द रिएक्टेंट का क्या लेते हैं? प्रोडक्ट। ये कैसी पड़ा हुआ है, यानी ऊपर क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट, नीचे क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट। अब इसका Kc डायरेक्ट अगर आप लिखो Kc, इधर प्रोडक्ट कौन सी है? NO, क्या है? NO, ये NO प्रोडक्ट आ गई और साथ में ये 2 कोफिशिएंट है, 2 किस में आ जाएगा? पावर में आ जाएगा। अब नीचे क्या है? 2 प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट्स है, एक क्या है? N2 और क्या है? O2। अब इनको कोफिशिएंट में नहीं लिखना, ये इनको पावर में नहीं लिखना, ये क्या है? कोफिशिएंट में नहीं है, कोफिशिएंट में नहीं है, तो ये आपके पास Kc, ठीक है। इसको अगर हम डिटेल में थोड़ा सा लिखें, थोड़ा पीछे समझाने में, मैंने ये आपको डायरेक्ट लिख दिया। आपने रेट ऑफ फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू, आपने ऐसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होता है? NO, पावर भी 2 लिखेंगे। इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF, इधर क्या आ जाएगा? NO, ठीक है। मुश्किल है, वही चीज लिख रहे हैं ना, अब बस ABC की जगह कोई वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, सर हाँ जी, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N2 और O2 के लिए होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव masses ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट्स, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है, जाग रहे हैं, शुक्र है, ठीक हो गया जी। ये O2, ये क्या आ जाएगा? N2, इधर क्या आ जाएगा? O2, ठीक हो गया। अब सिमिलरली R क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन का ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हाँ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट्स लिखते हैं ना, रिएक्टेंट्स लिखते हैं ना, तो रिएक्टेंट्स का आ गया। अब रिवर्स रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा? NO पावर 2, R इज इक्वल टू KR NO पावर 2। अब आपको पता है एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? KF और KR क्या हो जाता है? बराबर। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? KF इज इक्वल टू KR, ठीक है जी। अब KR, ठीक, सॉरी, RF इज इक्वल टू RR। टाइम कम होने की वजह से मैं जरा भगा रहा हूं, तो मेरा भी
आर एफ इज इक्वल टू आर। लिखे जी इधर क्या आ जाएगा, के एफ क्या लिखा हुआ है, हाँ जी, N2 और क्या आ जाएगा O2, इधर क्या आ जाएगा के आर क्या आ जाएगा NO पावर 2। अब इसको नीचे ले आओ, क्या आ जाएगा के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू NO रेज टू द पावर 2, इधर है N2 O2, तो ये क्या आ जाएगा KC, तो ये KC इसके बराबर। समझ आई नहीं आई समझ? इस तरह आप लोगों ने क्या लिखना है, रिएक्शन आपको दिया गया होगा, आपने उसका KC लिखना है, ठीक है जी, निकाल लोगे। अब एक रिएक्शन में आप बुक्स बंद करो, रजिस्टर निकालो, बुक्स बंद करो, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ जी, एक रिएक्शन मैं आपको देता हूं, इसका आप मुझे KC लेके दिखाएं। इसका KC मुझे लिख के दिखाएं। देखिए ये रिएक्शन, पहले क्या लिखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस एक्शन, अकॉर्डिंग टू क्या जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस एक्शन, लॉ ऑफ मैस एक्शन के मुताबिक कैसे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ किसके, एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, प्रोडक्ट इन दोनों का रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, N2 और इधर H2, पावर क्या लिख लेंगे 3। अब इसको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम क्या लिखते हैं, RF, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खत्म करके हमने क्या लिखना है, KF क्या आ जाएगा जी, N2 और क्या आ जाएगा आपके पास H2 की पावर 3। ये स्टेप नहीं लिख सकते तुम। अब रेट ऑफ सिमिलरली इसी तरह, सिमिलरली इसी तरह उर्दू वाले लिखेंगे इसी तरह, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने लिख लिया, अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ। अब इसको क्या लिखने हैं, R, इसको खत्म करके क्या लिखेंगे, KR and H3 की पावर 2 एट इक्विलिब्रियम, यहां लिखो एट इक्विलिब्रियम क्या हो गया, KF और KR क्या होंगे, RF और R क्या होंगे बराबर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब वैल्यूज इसकी, RF की वैल्यू लिखो क्या होती है, KF N2 H2 पावर 3 इज इक्वल टू, इसकी क्या आ जाएगी, KR NH3 की पावर 2, यही आ जाएगा। अब KR इधर आके क्या हो जाएगा, KF ओवर क्या आ जाएगा, KR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NH3 पावर 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, N2 और क्या आ जाएगा, H2 की पावर 3। ये आपके पास क्या आ गया, KC, तो ये KC का एक्सप्रेशन आ गया।
ये हमारे पास जनरल सा एक रिएक्शन था जिसका हमने क्या लिखा है, KC लिखा है। बुक्स बंद रखें, अपनी बुक्स बंद करें। अब यहां तक आप लोगों को KC लिखना आ गया है। अब हम अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि इसके यूनिट्स कैसे लिखते हैं, KC के यूनिट्स कैसे लिखते हैं, KC के यूनिट्स कैसे लिखते हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आज हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को लिखना, वो आप लोगों ने सीखा। फिर आप लोगों ने देखा कि KC लिखते कैसे हैं, मुख्तलिफ इक्वेशंस का, केमिकल इक्वेशंस का। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसके यूनिट्स को कैसे लिखते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है।